नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया a प्लस बी इक्वल टू 6 और ए बी इक्वल टू 8 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है। हमें क्या निकालना है? ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है? 6 दिया है। ए इंटू बी इक्वल टू क्या दिया है? 8 दिया है। तो देखिए अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाए तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, या तो हम यहां ए और बी का कुछ वैल्यू सोच के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए हम ए की जगह क्या पुट करें और बी की जगह हम क्या पुट करें, ताकि दोनों को जब हम ऐड करें तो हमारा क्या निकल के आए? 6 निकल के आए, और दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या निकल के आए? 8 निकल के आए। तो देखिए हम यहां पुट कर सकते हैं, हम यहां पुट कर सकते हैं a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं 2। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 8 निकल के आ जाएगा। यानी हमें a और b का वैल्यू पता चल गया, और हमसे पूछ रहे ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए हम यहां a की जगह क्या पुट करेंगे? 4। a की जगह क्या पुट करेंगे? 4, और b की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। b की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। अब देखिए हम 4 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 64 में 8 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 72 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 72 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 26, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान है। हमसे पूछ के रहे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहां इक्वेशन कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और वेरिएबल कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए हम यहां c इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब देखिए हम यहां अगर c की जगह 0 पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां अगर हम c की जगह 0 पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब देखिए हम यहां भी c की जगह 0 पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस 3abc के जगह हम 0 पुट करेंगे। अब देखिए हम किसी भी चीज में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहां से हमारा निकल के आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। यानी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए हमें क्या पता है? हमें पता है a प्लस बी, और हमें क्या पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, और हमें क्या निकालना है? ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। हमें ए प्लस बी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें क्या चाहिए? ए इंटू बी, यानी हमें ए इंटू बी निकालना होगा। अब देखिए हम ए इंटू बी कैसे निकाल सकते हैं? हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab
इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां अगर हम a प्लस बी के जगह अगर 2 पुट कर लें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2ab इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस 2ab को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 26 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए हम 26 में से ये हमारा माइनस का 26 और ये हमारा प्लस का 4, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 बार में कटेगा। यानी यहां से हमारा ए बी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा ए बी इक्वल टू निकल के आ जाएगा -11। अब देखिए हमें ए बी का वैल्यू पता चल गया तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह हम क्या पुट करेंगे, 26 पुट करेंगे। अब देखिए यहां हमारा क्या है, ए इंटू बी इक्वल टू क्या है, -11। तो देखिए हम यहां -11 पुट करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 11 हो जाएगा। अब देखिए 26 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 26 में 11 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 37। 37 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 37 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 74। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 74 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। यह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः P, Q और R बिंदुओं पर स्पर्श करता है। अगर BP इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और CQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और AR इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC की परिमिति है। हमसे पूछ क्या रहा है, त्रिभुज ABC की परिमिति पूछ रहा है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक फिगर से समझते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि त्रिभुज के अंदर हम एक वृत्त बना रहे हैं। तो वृत्त जो है त्रिभुज के तीनों भुजा को, यानी AB को P बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, BC को Q बिंदु पर और AC को R बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में BP की लंबाई दिया हुआ है। BP की लंबाई हमें कितना दिया, 9 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में CQ की लंबाई दिया है। CQ की लंबाई क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, AR की लंबाई दिया है। AR की लंबाई क्या दिया है, 11 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि किसी बिंदु से अगर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए यहां से ये हमारा एक बिंदु हो गया और ये दोनों जो रेखा है वो हमारी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। यानी एक बिंदु से अगर 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। यानी इन दोनों रेखा की जो लंबाई होगी वो आपस में बराबर होगी, इन दोनों रेखा की जो लंबाई होगी वो आपस में बराबर होगी, और इन दोनों रेखा की जो लंबाई होगी वो आपस में बराबर होगी। अब देखिए यहां से यहां तक का लंबाई क्या है, 11 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का लंबाई क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का लंबाई क्या है, 9 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का लंबाई क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का लंबाई क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहां से त्रिभुज का तीनों भुजा निकल के आ जाएगा, यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई का हम योग करते हैं। तो देखिए हम यहां से अगर तीनों भुजा की लंबाई का योग करेंगे तो योग हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। यानी हमारा आंसर क्या निकल गया, 60 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है। उनके आधार का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दोनों के आधार का अनुपात निकालना है, दोनों त्रिभुज के आधार का अनुपात निकालना है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट। अब देखिए जब हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो निकालेंगे तो देखिए 1/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यानी हमें जो है केवल क्या चीज से मतलब रहेगा, जब हम रेशियो निकालेंगे
तो हमें केवल मतलब रहेगा b इंटू एच से, यानी बेस इंटू हाइट से हमें मतलब रहेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एरिया का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में हाइट का रेशियो दिया है, हमें हाइट का रेशियो क्या दिया है 5:7 दिया है। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं बेस का रेशियो, हमसे पूछ क्या रहे हैं बेस का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए जब हम एरिया का रेशियो निकालेंगे तो हमें जो है केवल क्या चीज से मतलब रहेगा b इंटू एच से, यानी यहां हमारा क्या है b इंटू एच है और ये हमें एच का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए b इंटू एच में अगर हम एच से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा b निकल के आ जाएगा, यानी हम एरिया के रेशियो में अगर हाइट के रेशियो से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बेस का रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी यहां से हमारा बेस का रेशियो हो जाएगा 5/5:3/7। अब देखिए 5 से हमारा 5 कट जाएगा एक बार में, हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 7:3, यानी बेस का रेशियो क्या निकल के आ गया 7:3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक लंबवृत्तीय शंकु जिसका आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 594 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, हमसे पूछ के रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में शंकु का रेडियस दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और हमें क्वेश्चन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेडियस दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है तिर्यक ऊंचाई, यानी हमसे एल का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम यहां अगर पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से हमारा एल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 21 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दिया है 21 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है तिर्यक ऊंचाई, यानी एल का वैल्यू निकालना है। और ये किसके बराबर दिया है हमें क्वेश्चन में 594 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 7 से काटेंगे 21 को तो ये कितने बार में जाएगा 3 बार में। 22 से अगर हम इसे काटेंगे 594 को तो ये कितने बार में जाएगा 27 बार में जाएगा। 3 से हम 27 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 9 बार में। यहां से हमारा तिर्यक ऊंचाई यानी एल इक्वल टू क्या निकल के आ गया 9 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 की माध्यिका है। हमसे पूछ के रहे हैं आंकड़ा की माध्यिका पूछ रहे हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ है हम उस आंकड़ा को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा 7 है, उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 11 है, 11 के बाद क्या है 12, 12 के बाद क्या है 13, 13 के बाद क्या है 14, 14 के बाद क्या है 15, 15 के बाद क्या है 20 है। अब देखिए हमारा जो आंकड़ा दिया हुआ है वो हमारा आंकड़ा बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आंकड़ा का संख्या गिनेंगे। तो देखिए यहाँ आंकड़ा का संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी आंकड़ा का जो संख्या है वो हमारा सम है। तो हम यहाँ माध्यिका कैसे निकालेंगे, हम यहाँ माध्यिका निकालने के लिए दोनों साइड हम बराबर संख्या छोड़ेंगे और जो बीच में हमारा 2 संख्या बच जाएगा हम उन दोनों संख्या को ऐड करके उसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा माध्यिका निकल के आ जाएगा। यानी हम इस साइड 3 संख्या छोड़ेंगे तो इस साइड भी हम 3 संख्या छोड़ेंगे, बीच में हमारा क्या बच गया 2 संख्या, हम इन दोनों संख्या को ऐड करेंगे 12 + 13 और इसमें हम 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माध्यिका निकल के आ जाएगा। अब देखिए 12 में 13 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12.5, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 12.5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अंडे के एक टुकड़े में हर 25 अंडों में से एक सारा अंडा है। यदि 8 में से 5 सारे अंडे अनुपयोगी होते हैं और टुकड़े में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं तो टुकड़े में अंडों की संख्या की गणना करें। हमसे पूछ क्या रहा है, कुल अंडों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 में से एक अंडा जो है वो सड़ा हुआ है और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 8 सड़े हुए अंडे में से 5 सड़े हुए अंडे अनुपयोगी है, यानी क्या है व्यर्थ है। 8 में से
5 अंडे जो है वो व्यर्थ है और हमें टोटल व्यर्थ अंडा का संख्या कितना दिया है, 10 दिया है। हमें टोटल व्यर्थ अंडा का संख्या कितना दिया है, 10 दिया है। तो हम यहां से टोटल सड़े हुए अंडा का संख्या निकाल सकते हैं। टोटल सड़े हुए अंडा का संख्या कितना हो जाएगा, इस 5 को 10 बनाने के लिए हमें 2 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 2 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 2 से गुना करना होगा। 8 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16। यानी टोटल सड़े हुए अंडा का संख्या क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 25 में से एक अंडा जो है वो सड़ा हुआ है। यानी हम यहां से टोटल अंडा का संख्या निकाल सकते हैं। टोटल सड़े हुए अंडा का संख्या हमें पता चल गया तो हम यहां से टोटल अंडा का संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए इस एक को अगर हमें 16 बनाना है तो हमें 16 से गुना करना होगा। हम इस साइड अगर 16 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 16 से गुना करना होगा। 25 में 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 400। यानी 400 अंडा होगा तब जाके हमारा टोटल 16 अंडा जो है वो सड़ा हुआ होगा। यानी टोटल अंडा का संख्या क्या निकल के आ गया, 400 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 400 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1/2:2/3:3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा। हमसे पूछ कर रहा है तीनों संख्याओं का HCF पूछ रहा है। तो देखिए तीनों संख्याओं का HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले तीनों संख्या निकालना होगा। अब देखिए हम तीनों संख्या कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया है, 1/2:2/3:3/4। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो रेशियो दिया हुआ है वो हमारा रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। अब देखिए नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सभी जगह हमारा हर में दिया हुआ है हम उसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से हम सभी जगह गुना करेंगे। अब देखिए यहां हर में क्या है, 2 है, यहां क्या है, 3 है और यहां क्या है, 4 है। तो हम सबसे पहले 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम 12 से सभी जगह गुना करेंगे। अब देखिए 1/2 में 12 से गुना करेंगे तो 2 से 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। हम यहां अगर 12 से गुना करेंगे तो 3 से 12 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 में अगर हम 2 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम यहां अगर 12 से गुना करेंगे तो 4 से 12 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या अगर 6 यूनिट होगी तो दूसरी संख्या कितना होगी, 8 यूनिट और तीसरी संख्या कितना होगी, 9 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया हुआ है। अब देखिए यहां सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 यूनिट और सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 यूनिट। यानी यहां अंतर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में अंतर कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है 33। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 33 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 11। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से 6 यूनिट, 8 यूनिट और 9 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी तीनों संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए एक संख्या क्या होगी, एक संख्या होगी 6 × 11, दूसरी संख्या क्या होगी 8 × 11 और तीसरी संख्या क्या होगी 9 × 11। अब देखिए हमसे पूछ रहे तीनों संख्या का HCF। तो देखिए HCF हमारा क्या होता है, जो सभी में हमारा कॉमन होता है। अब देखिए इन तीनों संख्या में कॉमन क्या है, 11 है। यानी HCF क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम बोर्ड मास में सबसे पहले हम ऑफ का काम करते हैं। तो देखिए हम यहाँ 5 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 से अगर हम 20 में भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा गुने। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9/6 गुने। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे 6 में से 3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। तो देखिए हम 2 में अगर 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 से हम 10 में भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9/4 माइनस का 1/4। हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8/4। हम 4 से अगर 8 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 30, 50 और 70 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 55, 70 और 70 है। सभी छात्रों के औसत अंक क्या होगा। हमसे पूछ के रहा है सभी छात्रों के औसत अंक पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में
30 छात्रों का औसत अंक दिया हुआ है, 30 छात्रों का हमें औसत अंक कितना दिया है, 55 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 50 छात्रों का औसत अंक दिया हुआ है, 50 छात्रों का औसत अंक कितना दिया, 70 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 70 छात्रों का औसत अंक दिया हुआ है, 70 छात्रों का औसत अंक कितना दिया है, 70 दिया हुआ है। और हमसे पूछ के रहा है सभी छात्रों का औसत अंक पूछ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि सभी छात्रों का औसत अंक जो है वो 70 है, हमने मान लिया कि सभी छात्रों का औसत अंक 70 है। तो देखिए जब हम 30 छात्र का औसत अंक निकाल रहे हैं तो औसत अंक कितना निकल के रहा है, 55 निकल के रहा है। और हमने सभी छात्रों का औसत अंक क्या मान लिया, 70 मान लिया। तो देखिए 55 जो है वो 70 से कितना कम है, 55 जो है वो 70 से कितना कम है, 15 कम है। और यहां टोटल छात्रों का संख्या कितना है, 30 है। अब देखिए आगे जो है जब हम 50 छात्रों का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के रहा है, 70 निकल के रहा है। और सभी छात्रों का औसत हमने क्या मान लिया, 70 मान लिया। तो देखिए 70 जो है वो 70 से ना ज्यादा है ना कम है। अब देखिए जब हम 70 छात्रों का औसत अंक निकाल रहे हैं तो औसत अंक कितना निकल के रहा है, 70 निकल के रहा है। और सभी छात्रों का औसत अंक हमने क्या मान लिया, 70 मान लिया। अब देखिए 70 जो है वो 70 से ना ज्यादा है ना कम है। अब देखिए ये जो 30 छात्र है, ये जो 30 छात्र है, टोटल छात्रों का औसत 70 रखने के लिए, टोटल छात्रों का औसत 70 रखने के लिए ये कितना कम लेके आ रहे हैं, 15 गुने 30 कम लेके आ रहे हैं। अब देखिए इस 15 गुने 30 को माइनस 15 गुने 30 को सभी छात्रों में बांट के अगर हम इस 70 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सभी छात्रों का औसत अंक निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस माइनस 15 गुने 30 को सभी छात्रों में बांट के हम 70 में ऐड करेंगे। तो देखिए टोटल छात्रों का संख्या कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 150। टोटल छात्रों का संख्या कितना हो गया, 150 हो गया। अब देखिए यहां से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। यह हमारा क्या आ गया, -3। -3 को अगर हम 70 में ऐड करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। यानी सभी छात्रों का औसत अंक क्या निकल के आ गया, 67 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 67 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।